नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। अब से थोड़ी देर पहले नरेंद्र मोदी के तीसरे शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियों की तस्वीरें आई हैं। राष्ट्रपति भवन के फोरकोर्ट में मेहमानों के लिए कुर्सियां लगा दी गई हैं। लेकिन एक अपडेट है, अब नरेंद्र मोदी 8 जून के बजाय 9 जून को शपथ लेंगे। शाम को 6 बजे वो तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। फिलहाल बीजेपी के नेता अपने अलायंस पार्टनर के साथ मंत्रिमंडल के स्वरूप को लेकर बात कर रहे हैं। चर्चाओं का दौर जारी है। बातचीत बंद दरवाजों के बीच हो रही है, लेकिन आज दिन भर अटकलों का दौर चलता रहा। कोई दावा कर रहा है कि चंद्रबाबू नायडू ने स्पीकर की कुर्सी पर दावा ठोक दिया है। किसने कहा कि नायडू ने 4 कैबिनेट मिनिस्टर्स की पोस्ट मांगी है। कोई तो मंत्रालय भी बता रहा है। दावा यह भी किया जा रहा है कि नीतीश कुमार ने भी मंत्रिमंडल में अपनी हिस्सेदारी और मंत्रालयों की लिस्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दे दी है। फिर यह भी कहा गया कि चिराग पासवान ने तो रेल मंत्रालय मांग लिया है। एंटी मोदी मोर्चे के नेता भी पूरी शिद्दत से बुझी हुई राख में चिंगारी खोजने की कोशिश कर रहे हैं। अखिलेश यादव, संजय राउत, संजय सिंह जैसे नेता दावा कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी सरकार बना तो लेंगे, लेकिन चला कितने दिन पाएंगे ये कोई नहीं जानता। अखिलेश यादव ने कहा यह सरकार जाएगी, फिर हमारी सरकार आएगी। संजय राउत ने कहा मोदी की तीसरी कसम लेने दो, तीसरी कसम टूटेगी और फिर हम चौथी कसम लेंगे। विरोधी दलों के नेता आग में घी डालने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। नीतीश कुमार से पूछ रहे हैं कि जातिगत जनगणना कब कराएंगे। क्या मोदी के साथ मिलकर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने देंगे। चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार क्या अपने अपने राज्यों के लिए स्पेशल स्टेटस मांगेंगे। कुल मिलाकर अभी सरकार बनी नहीं है, लेकिन सरकार कैसे चलेगी ये लेकर सरकार को मुश्किल में डाला जाए, रिफ्ट कैसे पैदा किया जाए, इसकी कोशिशें शुरू हो गई हैं। आज की बात में मैं आपको बताऊंगा असलियत क्या है, सच्चाई क्या है। क्या वाकई में चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी से मंत्रिमंडल को लेकर कुछ कंडीशंस रखी हैं, और जो विवादित मुद्दे हैं इन पर पार्टियों का रुख क्या होगा। लेकिन इससे पहले आपको राष्ट्रपति भवन से आई तस्वीरें दिखा देता हूं, जहां शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां चल रही हैं। राष्ट्रपति भवन में नरेंद्र मोदी की स्वेरिंग सेरेमनी के लिए जो तैयारियां हैं वो करीब करीब पूरी हो गई हैं। 9 जून की शाम को शपथ ग्रहण में शामिल होने वाले मेहमानों की लिस्ट तैयार कर ली गई है। नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना, नेपाल के प्राइम मिनिस्टर पुष्प कमल दहल उर्फ प्रचंड, भूटान के प्राइम मिनिस्टर दासो शेरिंग के शामिल होने की उम्मीद है। इसके अलावा श्रीलंका के प्रेसिडेंट रणिल विक्रमसिंघे भी नरेंद्र मोदी के उस सेरेमनी में शामिल होंगे। जानकारी तो यह भी मिली है कि प्रधानमंत्री मोदी ने मॉरिशस और सेशल्स के नेताओं को भी शपथ ग्रहण समारोह में आने का न्योता दिया है। मालदीव के साथ रिश्तों में तनाव और मालदीव के चीन के प्रति झुकाव के बावजूद मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू को शपथ ग्रहण समारोह के लिए इनवाइट किया गया है। मेहमानों की लिस्ट तो सरकारी तौर पर तैयार हो रही है, लेकिन 9 जून को कौन कौन शपथ लेगा, सरकार का स्वरूप क्या होगा, इस पर अभी कुछ फाइनल नहीं हुआ है। लेकिन अटकलों का दौर जारी है। तमाम तरह के दावे किए जा रहे हैं। सबसे ज्यादा चर्चा चंद्रबाबू नायडू को लेकर है, क्योंकि एनडीए में बीजेपी के बाद दूसरे नंबर की पार्टी चंद्रबाबू नायडू की तेलुगु देशम पार्टी है। उसके 16 एमपीज हैं, और जैसा मैंने आपको शुरू में बताया कि दावा किया जा रहा है कि चंद्रबाबू नायडू ने बीजेपी से लोकसभा स्पीकर की पोस्ट के साथ 4 बड़े मंत्रालय भी मांगे हैं। हालांकि यह खबर कहां से आई, जानकारी किसने दी, सोर्स क्या है, ये कोई नहीं बताता। आज हमारे संवाददाता टी राघवन ने तेलुगु देशम पार्टी के तमाम नेताओं से बात की। इन सब नेताओं ने इतना कहा, अभी तो सिर्फ सरकार के गठन का फैसला हुआ है। नरेंद्र मोदी को सपोर्ट दिया है, मोदी को एनडीए का नेता चुना गया है। सभी दलों ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विश्वास व्यक्त किया है। अभी मंत्रिमंडल को लेकर, सरकार में हिस्सेदारी को लेकर किसी से कहीं कोई बात नहीं हुई है। और सबसे बड़ी बात यह कि चंद्रबाबू नायडू ने आज आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती में अपने सभी सांसदों के साथ मीटिंग की
और इस मीटिंग में नायडू ने अपने एमपी से साफ साफ कहा कि चुनाव बीजेपी के साथ मिलकर लड़ा है, टीडीपी एनडीए का हिस्सा है और आगे भी पूरी मजबूती के साथ एनडीए के साथ रहेगी। दिल्ली और आंध्र प्रदेश दोनों जगह बीजेपी के साथ मिलकर काम करेंगे। इसमें किसी तरह का कोई संशय, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चंद्रबाबू नायडू ने सांसदों की मीटिंग में कहा, फिलहाल सरकार के स्वरूप को लेकर बीजेपी से कोई बात नहीं हुई है और सभी एमपीज को इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए कि केंद्र में टीडीपी के सहयोग से एक स्टेबल और मजबूत सरकार बनानी है और चलानी है। मीटिंग के बाद टीडीपी के सारे सांसद दिल्ली के लिए रवाना हो गए। चंद्रबाबू नायडू भी दिल्ली आ रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू के करीबी और पहली बार सांसद बने टीडीपी के नेता कृष्ण प्रसाद ने बताया है कि चंद्रबाबू नायडू ने सभी सांसदों को यही मैसेज दिया कि वो बीजेपी के साथ मिलकर काम करें और आंध्र प्रदेश की भलाई को प्राथमिकता दें। कृष्ण प्रसाद ने बताया कि तेलुगु देशम पार्टी ने बीजेपी के सामने कोई शर्त नहीं रखी है, न कोई मंत्रालय मांगा है। जो तेलुगु देशम पार्टी से एमपी सांसद जो चुने गए हैं उनका बैठक हुई है। नारा चंद्रबाबू नायडू जी ने उनको बताया है कि हम कहाँ से आए हैं, किधर से हमारा सफ़र शुरू हुआ है और एनडीए की सरकार बनते हुए हमने भी क्या जिम्मेदारी से क्या क्या रोल प्ले किया है इससे पहले। और ख़ास करके ये बात जो है, जो चर्चा जो आज हुई है उनसे, चर्चा ज़्यादातर जो है क्या जिम्मेदारी है, क्या लेना, क्या, जैसे सभी लोग बोलते हैं क्या डिमांड है, डिमांड की बात नहीं है, जिम्मेदारी की बात है। तो जिम्मेदारी के बारे में बात करते हुए उनके और हमको कैसे आगे चलना है, हमने लोगों को और जनता को क्या क्या प्रॉमिस किए हैं वो कैसे करना है, कैसे कैसे करके देना है, खुद भी करना पड़ता, सेंट्रल गवर्नमेंट से भी लेना पड़ता। कई सॉल्यूशंस है, एक सॉल्यूशन से नहीं होता है, 3-4 सॉल्यूशन पकड़ के हाइब्रिड मॉडल बना के हाइब्रिड सॉल्यूशन पकड़ के आगे चलना है। मोदी जी के नेतृत्व में आप सभी को विश्वास है, ये बात आज क्लियर कर दी गई यहाँ पर आज की मीटिंग में कि एनडीए के हिस्सा आप रहेंगे और मोदी जी के नेतृत्व में काम करेंगे। बिल्कुल, साथ में चलें, इससे पहले चलें, आज भी चलेंगे, उसमें क्या दिक्कत है। कृष्ण प्रसाद तेलुगु देशम पार्टी के उन गिने चुने नेताओं में से एक हैं जो अच्छी खासी हिंदी बोलते हैं। अब वो साफ साफ कह रहे हैं कि वो बीजेपी के साथ हैं, सरकार में बिना शर्त के शामिल होंगे, किसी विषय पर कोई विवाद नहीं है। लेकिन विरोधी दलों के नेता जेब में माचिस और तीलियां लेकर घूम रहे हैं, टीडीपी को उसके सेकुलर कैरेक्टर की याद दिला रहे हैं। आज समाजवादी पार्टी के सांसद जावेद अली खान ने कहा, चंद्रबाबू नायडू ने मुसलमानों को आरक्षण देने का वादा किया है जबकि बीजेपी इसका विरोध करती है। अब चंद्रबाबू नायडू मुसलमानों को आरक्षण कैसे दिलाएंगे ये उन्हें बताना चाहिए। जो सामंजस्य बिठाएंगे वो जाने। अगर मुस्लिम आरक्षण के लिए चंद्रबाबू नायडू की घोषणा है तो ये बीजेपी के लिए चुनौती है कि वो कैसे उसको डील करेंगे, और अगर बीजेपी उसमें कोई अड़ंगा लगाती है तो चंद्रबाबू नायडू के लिए चुनौती है कि वो किस प्रकार उस अपनी घोषणा को अमल में लाएंगे। तो ये तो उन्हीं के करने का काम है। फिलहाल इंडिया गठबंधन के पास नंबर नहीं है, कल बैठक के बाद भी ये कहा गया। अब जावेद खान ने माना कि इंडिया गठबंधन के पास नंबर नहीं है, लेकिन उन्हें यह बात भी अच्छी नहीं लग रही कि तीसरी बार मोदी सरकार आसानी से बन रही है। आज एक अफवाह फैलाई गई, चिराग पासवान ने मंत्रिमंडल में 2 पदों की दावेदारी की है। यह कहा गया कि चिराग पासवान चाहते हैं क्योंकि उनके पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान ने रेल मंत्रालय संभाला था तो इसलिए रेल मंत्रालय उन्हें दिया जाए। लेकिन हकीकत क्या है ये चिराग पासवान ने खुद बता दिया। आज चिराग पासवान ने नीतीश कुमार से मुलाकात की और उसके बाद कहा कि जनादेश एनडीए सरकार के लिए मिला है, इसलिए एनडीए में शामिल सभी दल सरकार में शामिल होंगे। जहां तक मंत्रिमंडल का सवाल है, ये विशेषाधिकार, ये प्रेरोगेटिव प्रधानमंत्री का है, वो जिसे चाहे मंत्री बनाए। इस मामले में न उन्होंने कोई मांग की है न किसी दूसरे दल के नेता ने। मैं पूरी तरीके से इन बातों का मैं खंडन करता हूं, कोई मांग नहीं है।
और मांग हो भी नहीं सकती है, क्योंकि हम लोग का लक्ष्य ही प्रधानमंत्री जी को प्रधानमंत्री बनाना था। उसके लिए हर एक घटक दल ने अपनी एक ईमानदार भूमिका निभाने का काम किया। ये विशेषाधिकार पूर्णतः मेरे प्रधानमंत्री जी के पास ही है कि वो अपने मंत्रिमंडल में किसको जगह देते हैं, नहीं देते हैं। ऐसे में किसी घटक दल की कोई मांग नहीं है। विपक्ष के नेताओं ने आग लगाने की कोशिश की। एनडीए के साथी दलों ने, चिराग पासवान ने, टीडीपी ने उस आग पर पानी डाल दिया। दूसरी तरफ बीजेपी के नेता एनडीए के सहयोगियों के साथ सरकार के गठन से पहले हर इशू पर फाइनल बात करने में व्यस्त हैं। आज शाम पार्टी के नेताओं से दिन भर बात करने के बाद जेपी नड्डा और अमित शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फीडबैक दिया। आज सुबह से ही जेपी नड्डा के घर पर पार्टी के सीनियर नेताओं की बैठकें चल रही थी। इस मीटिंग में अमित शाह, राजनाथ सिंह, बीजेपी के संगठन महासचिव बीएल संतोष, बीजेपी के महासचिव विनोद तावड़े और तरुण चुग शामिल थे। मोदी सरकार के कई मंत्री भी बारी बारी से इस मीटिंग में शामिल हुए। पहले मनसुख मांडविया और पीयूष गोयल पहुंचे। इसके बाद रेल और संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव भी इस मीटिंग में शामिल हुए। बाद में पूर्व संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी भी जेपी नड्डा के घर हुई इस मीटिंग में हिस्सा बने। पता यह लगा कि जेपी नड्डा, अमित शाह और राजनाथ सिंह ने नई सरकार के गठन को लेकर पहले अपनी पार्टी के नेताओं की राय लेना शुरू किया है। इसके आधार पर ही सहयोगी दलों से बात की जाएगी। क्योंकि वक्त कम है, कल एनडीए के सभी सांसदों की मीटिंग होनी है, फिर रविवार को 9 जून को शपथ ग्रहण समारोह है। कुल 60 घंटे का वक्त है। बीजेपी के नवनिर्वाचित सांसदों की मीटिंग कल होनी है। कल बीजेपी ने अपने सभी मुख्यमंत्रियों और डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स को भी दिल्ली बुलाया है। इस मीटिंग में हिस्सा लेने के लिए योगी आदित्यनाथ, हिमंता बिस्वा शर्मा, भूपेंद्र पटेल, पुष्कर धामी, नायब सिंह सैनी, भजन लाल शर्मा, मोहन यादव, देवेंद्र फडणवीस, विजय सिन्हा, सम्राट चौधरी, केशव प्रसाद और ब्रिजेश पाठक समेत कई नेता दिल्ली पहुंच चुके हैं। हर लेवल पर विचार विमर्श चल रहा है। जो लोग इस प्रक्रिया में शामिल हैं उनकी तरफ से तो कोई बयान नहीं आया, फिर भी मंत्रिमंडल को लेकर अटकलों का दौर जारी रहा। लेकिन अंदर की बात क्या है? क्या बीजेपी के सहयोगी दलों के नेताओं से मंत्रिमंडल को लेकर कोई चर्चा हुई? यह सारी जानकारी हमारे संवाददाता देवेंद्र पारशर के पास है। देवेंद्र, दर्शकों को मैंने बताया कि टीडीपी के नेता क्या कह रहे हैं, चिराग पासवान क्या कह रहे हैं, और दोनों कह रहे थे कि मंत्रिमंडल को लेकर न कोई बात हुई, न कोई चर्चा हुई। लेकिन फिर भी कहा जा रहा है कि चंद्रबाबू नायडू ने एक लिस्ट दी है जिसमें लिखा उन्हें कौन कौन से मंत्रालय चाहिए। तो आपके पास क्या इंफॉर्मेशन है? और अजय जी, इस संबंध में 2-3 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहली बात तो ये कि जो गठबंधन की सरकार को लेकर जो आशंकाएं जाहिर की जा रही है, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद क्या सोचते हैं, ये जानना वाकई दर्शकों के लिए बहुत दिलचस्प रहेगा। कल जब मंत्रिपरिषद की बैठक हुई थी तो हमारे सोर्सेज का ये कहना है कि मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस नैरेटिव को भी एड्रेस किया। पीएम मोदी ने उसमें कहा यह जा रहा है कि गठबंधन की सरकार चलाने का मुझे अनुभव नहीं है, मतलब ऐसी गठबंधन की सरकार जो कि बहुमत के लिए सहयोगी दलों पर निर्भर हो, इसका अनुभव नहीं है। बोले कि ये सही बात है कि गुजरात में भी जब हमने सरकार चलाई बीजेपी की अपने दम पर सरकार थी, केंद्र में भी जब हमने सरकार बनाई तो बहुमत का आंकड़ा हमारे पास अपने दम पर था। ये अलग बात है कि तब भी हम अपने सहयोगियों को मंत्रिमंडल में हमने शामिल रखा, लेकिन मैं इसे एक चुनौती के तौर पर लेता हूं और मैं इसे भी एक अवसर मानता हूं और मैं ये दिखा दूंगा कि गठबंधन की सरकार भी कैसे चलाई जाती है। अब समझा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब इस प्रकार का विश्वास अपने मंत्रिपरिषद की बैठक में दे रहे हैं तो गठबंधन की सरकार को लेकर उनके आगे की पूरी रूपरेखा उनके दिमाग में रही होगी और उन्हें पता है कि किस तरीके से आगे जाना है। दूसरी चीज़, टीडीपी की बात कर लें तो टीडीपी के तरफ से जब चंद्रबाबू नायडू दिल्ली आए थे तो किसी भी डिमांड को लेकर कोई बातचीत नहीं हुई है। एक अंडरस्टैंडिंग इस प्रकार की है कि आंध्र प्रदेश में जो सरकार होगी, मुख्यमंत्री उसके लिए जिम्मेदार होंगे, वो अपने हिसाब से चीज़ें तय करेंगे। दिल्ली की जो सरकार होगी वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हिसाब से होगी और टीडीपी की तरफ से न संख्या को लेकर कोई शर्त है, ना पोर्टफोलियो को लेकर, ना ही स्पीकर के पद को लेकर। वो महज कोरी कयासबाजी, अटकलबाजी और मनगढ़ंत चीज़ें हैं। संख्या को लेकर भी कोई दबाव टीडीपी की तरफ से नहीं है। ऐसा माना जा रहा है कि एक कैबिनेट और 2 एमओएस मिल सकता है, 2 या 3 एमओएस, और टीडीपी को इस पर कोई एतराज़ नहीं होगा।
टीडीपी की अब अपेक्षा जो है केंद्र सरकार से वो ये ज़रूर रहेगी कि जो स्पेशल पैकेज उनको मिलना था, जब आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों बाइफरकेट हुए थे तो उस समय तकरीबन ये धनराशि 60,000 करोड़ रुपए के आसपास लगभग रही होगी। अब वो 1,20,000 करोड़ के आसपास हो गई है, तो वो धनराशि उन्हें दी जाए ताकि आंध्र प्रदेश का डेवलपमेंट किया जा सके। अमरावती प्रोजेक्ट जैसे जो कि ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है चंद्रबाबू नायडू का, उस पर काम किया जा सके। और इसके बारे में भी चंद्रबाबू नायडू को इस बात का बखूबी एहसास है कि एक बार में ये धनराशि नहीं दी जा सकती, वो अलग अलग मौके पे दी जाएगी। और इस बाबत ही उनकी चर्चा हुई है। स्पेशल स्टेटस को लेकर चाहे जो भी कहानियां कही जाए, उन्हें मालूम है चंद्रबाबू नायडू को कि नीति आयोग इस बारे में क्या फैसला कर चुका है। अब वो संभव नहीं तो ये भी कोई शर्त नहीं है। तो टीडीपी के लिहाज से इस सरकार गठन को लेकर न संख्या को लेकर शर्त है, न कोई पोर्टफोलियो को लेकर शर्त है, न ही स्पीकर या किसी कन्वेनर जैसे पद को लेकर शर्त है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो तय करेंगे टीडीपी को वो स्वीकार्य होगा। रजत जी, देवेंद्र, आपने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू को भी बड़े संघर्ष के बाद एक बार फिर कुर्सी पर बैठने का मौका मिला है। बीच में उन्हें जेल भी जाना पड़ा, तरह तरह की लड़ाई उन्होंने लड़ी और एक ब्रूट मेजॉरिटी लेकर के उन्होंने सरकार बनाई है। तो मुझे लगता है उनकी पहली प्राथमिकता तो यही होगी कि आंध्र प्रदेश में सरकार अच्छे से चलाई जाए, केंद्र सरकार से जितना लाभ वो ले सकते हैं, जितना पैसा ले सकते हैं, जितनी सपोर्ट ले सकते हैं वो लें और अपनी सरकार को वो स्टेबल मजबूत करें, लोगों को खुश करें। ये पहली प्रायोरिटी उनकी होगी। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका देवेंद्र पाराशर, लगातार आपसे बात करते रहेंगे। मुझे आज 2014 में चुनाव के बाद हुई एनडीए के सांसदों की पहली मीटिंग में कही गई नरेंद्र मोदी की बात याद आई। सेंट्रल हॉल में उस मीटिंग में मोदी ने कहा था कि अब मंत्रिमंडल को लेकर चर्चा शुरू होगी, दावे किए जाएंगे, ये मंत्री बन रहा है, वो मंत्री बन रहा है, लेकिन ऐसी किसी अफवाह के चक्कर में मत पड़ना। अगर कोई कहे आपको मंत्री बनवा सकता है तो भरोसा मत करना। अगर कोई फोन आए कि प्रधानमंत्री कार्यालय से बोल रहा हूं आपको मंत्री बनाया जा रहा है तो भी यकीन मत करना। एक बार प्रधानमंत्री कार्यालय फोन करके पूछ लेना, क्योंकि फैसला मुझे करना है और किसी को नहीं। इसके बाद इस तरह की अटकलबाजियां बंद हो गई। सत्ता के गलियारों में घूमने वाले एजेंट्स की दुकानें बंद हो गई। 10 साल तक ऐसी ही हालत रही, लेकिन अब वक्त बदला है, परिस्थितियां बदली हैं। बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला, गठबंधन की सरकार बन रही है, इसलिए फिर उसी दौर जैसी बातें शुरू हो गई जब अलायंस की सरकारें हुआ करती थी। लेकिन एक फर्क है, लोग ये भूल रहे हैं कि सिर्फ नंबर बदले हैं, हालात बदले हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी नहीं बदले। नरेंद्र मोदी की आदत नहीं बदली, न तेवर बदले। वो समझौता नहीं करते, प्रेशर में नहीं आते। और यह सही है कि नरेंद्र मोदी की सरकार चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के सपोर्ट पर टिकी होगी, इसलिए उनका ख्याल रखना होगा। लेकिन मेरी जानकारी है कि चंद्रबाबू नायडू ने किसी तरह की कोई शर्त नहीं रखी है। बाबू ने मोदी से सिर्फ इतना कहा कि आप देश की सरकार जैसे चला रहे थे वैसे ही चलाएं, बिना शर्त आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा। बदले में आंध्र प्रदेश के लोगों की भलाई के लिए उन्हें केंद्र से जो सहयोग चाहिए वो केंद्र सरकार से मिले, बस यही कंडीशन है। इसके अलावा किसी पोस्ट को लेकर, मंत्रियों की संख्या को लेकर या मंत्रालयों को लेकर न नीतीश कुमार के साथ कोई बात हुई, न चंद्रबाबू नायडू के साथ, और न इन दोनों ने अपनी तरफ से कोई डिमांड रखी। सरकार में हिस्सेदारी के अलावा कई ऐसे इश्यूज हैं जिनको लेकर के तेलुगु देशम पार्टी और जेडीयू के बीच वैचारिक मतभेद हैं, इसलिए अब उन मुद्दों को हवा दी जाएगी। पूछा जा रहा है कि कॉमन सिविल कोड पर जेडीयू और टीडीपी का रुख क्या होगा। क्या ये दोनों पार्टियां बिहार और आंध्र को स्पेशल स्टेटस की मांग करेंगी? क्या मोदी पर अग्निवीर स्कीम को वापस लेने के लिए दबाव बनाया जाएगा? आज जेडीयू की तरफ से इन सारे सवालों का साफ साफ जवाब दिया गया। असल में आज नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी के सांसदों के साथ मीटिंग की, सारे एमपीज को अपनी प्राथमिकता समझा दी, यह भी क्लियर कर दिया कि एनडीए के साथ थे, एनडीए के साथ हैं और एनडीए के साथ ही रहेंगे। मीटिंग के बाद जेडीयू के महासचिव केसी त्यागी ने बताया कि 4 ऐसे मुद्दे होंगे जिन पर सरकार से बात की जाएगी। केसी त्यागी ने कहा कि जेडीयू चाहती है कि बिहार को स्पेशल स्टेटस मिले और यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने से पहले
सभी पक्षों से बात की जाए। केसी त्यागी ने कहा, जहां तक जातिगत जनगणना का सवाल है तो बिहार में नीतीश कुमार ने यह करके दिखाया है। मोदी ने इसके लिए कभी मना नहीं किया। उम्मीद है पूरे देश में कास्ट सेंसस होगा। और इसके बाद केसी त्यागी ने यह भी साफ कर दिया कि अग्निवीर योजना को लेकर लोगों के मन में आशंकाएं हैं, इसलिए इस योजना की समीक्षा करके उसकी कमियों को दूर किया जाना चाहिए। अग्निवीर योजना को लेकर के मतदाताओं के एक हिस्से में नाराजगी रही है। हमारी पार्टी चाहती है कि विस्तार से उन कमियों खामियों को दूर किया जाए जिसको लेकर के जनता ने सवाल उठाए। यूसीसी पर भी क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते विधि आयोग के अध्यक्ष श्री चौहान को मुख्यमंत्री चिट्ठी लिख चुके हैं। हम इसके विरुद्ध नहीं है, लेकिन जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज हों या डिफरेंट सेक्ट्स हों, उनसे बातचीत करके इसका हल निकाला जाना चाहिए। जातिगत जनगणना होगी? जातिगत जनगणना को देश की किसी पार्टी ने मना नहीं किया है। बिहार ने रास्ता दिखाया है। प्रधानमंत्री ने भी ऑल पार्टी डेलीगेशन में इसका विरोध नहीं किया है। इसलिए जातिगत जनगणना समय की मांग है और हम इसको परसों करेंगे। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा होना चाहिए। कोई प्री कंडीशन नहीं है, अनकंडीशनल सपोर्ट है, लेकिन बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए, ये हमारे दिल और दिमाग में है। बंटवारे के बाद बिहार की जो दुर्गति हुई है, जो पलायन हुआ है, जो बेरोजगारी है, जब तक उसको बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं होगा, ये असमानता दूर नहीं होगी। ये बात सही है कि विपक्ष ने, खासकर राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने चुनाव के दौरान अग्निवीर योजना को लेकर नरेंद्र मोदी के खिलाफ काफी कुछ कहा था। चुनाव के नतीजे आने के बाद एक बार फिर विपक्ष के नेताओं ने अग्निवीर योजना को स्क्रैप करने की मांग शुरू कर दी है। अब वो कह रहे हैं कि उन्हें खुशी है कि केसी त्यागी ने भी इसके रिव्यू की बात की है और फिर कहा अग्निवीर स्कीम को तुरंत खत्म कर देना चाहिए। अग्निवीर व्यवस्था तुरंत खत्म होनी चाहिए। सरकार को स्वीकार करना चाहिए कि उनकी गलती है कि उन्हें अग्निवीर जैसी व्यवस्था नहीं लानी चाहिए। और न केवल अग्निवीर व्यवस्था खत्म होनी चाहिए, बल्कि बहुत से नौजवान जिनको रोजगार नहीं मिल पाया, फौज में जाना चाहते थे, उन्हें उम्र की छूट भी देनी चाहिए। अखिलेश यादव के बाद आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने भी कहा कि अग्निवीर योजना की समीक्षा की मांग करके जेडीयू ने सही किया है। संजय सिंह ने कहा कि यूसीसी पर भी बीजेपी और जेडीयू के विचार अलग हैं, इसलिए अब यह देखना होगा कि जेडीयू के नेता इन मुद्दों पर क्या करते हैं। इब्तिदाए इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देख होता है क्या। अग्निवीर योजना इस देश के साथ विश्वासघात है, भारत माता के साथ विश्वासघात है, भारत की सेना के साथ विश्वासघात है। और मुझे खुशी है इस बात की कि जेडीयू ने अग्निवीर योजना को समीक्षा करने की और पहले जैसे सेना में भर्ती होती थी वैसे भर्ती करने की मांग उठाई है। तो मैं इस बात के लिए बधाई दूंगा कि जेडीयू ने सवाल उठाया। अब जैसे यूसीसी के मुद्दे पर मुझे याद है जेडीयू ने साथ नहीं दिया था, एनडीए में रहते हुए भी साथ नहीं दिया था जब ये पार्लियामेंट में इसके ऊपर बातचीत हो रही थी। तो मुझे लगता है कि जो ऐसे कानून हैं जिसमें कि आप लोगों के जो अधिकार है उसको छीनने की बात कर रहे हैं, राज्यों के जो अधिकार है, विशेषाधिकार हैं, उसको छीनने की बात कर रहे हैं, तो उसके बारे में अगर मांग उठ रही है तो बिल्कुल जायज है। ये सही है कि विरोधी दलों के नेता यूनिफॉर्म सिविल कोड, राज्यों को स्पेशल स्टेटस, जातिगत जनगणना और अग्निवीर स्कीम जैसे मुद्दों पर विवाद पैदा करने की कोशिश करेंगे। और जब गठबंधन की सरकार होती है तो इतिहास गवाह है कि इस तरह के विवादित मुद्दों को, जिन पर सहमति नहीं होती, उन्हें छोड़ दिया जाता है। लेकिन जिन मामलों का जिक्र अब तक आया है उनको लेकर बीजेपी के नेताओं का कहना है कि इन सभी मुद्दों पर सहमति बनाने में कोई मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि कोई विवाद नहीं है। जैसे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कह चुके हैं कि अनुभव के आधार पर अग्निवीर स्कीम में जो कमियां सामने आएंगी उन्हें सरकार दूर करेगी। इस योजना पर पुनर्विचार करने में कोई हिचक नहीं होगी। इसलिए अगर इस मामले में सहयोगी दल मांग करें तो अग्निवीर योजना पर सरकार अड़ेगी नहीं, रिव्यू कर सकती है। जहां तक जातिगत जनगणना का सवाल है तो बीजेपी ने कभी इसका विरोध नहीं किया, इसलिए हो सकता है कि सरकार कास्ट सेंसस के लिए भी तैयार हो जाए।
बीजेपी के नेताओं का कहना है कि यूसीसी के सवाल पर होम मिनिस्टर के रूप में अमित शाह साफ कर चुके हैं कि यूसीसी बीजेपी के एजेंडे में है, लेकिन इसे लागू करना है या नहीं यह राज्यों पर निर्भर होगा, इसलिए इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी। स्पेशल स्टेटस को लेकर मुश्किल हो सकती है क्योंकि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू दोनों अपने अपने राज्यों के लिए स्पेशल स्टेटस मांग रहे हैं। केंद्र सरकार की मुश्किल यह है कि अगर बिहार और आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता है तो कई दूसरे राज्य भी इसकी मांग कर सकते हैं। नीति आयोग इस प्रोविजन को खत्म कर चुका है, इसलिए विशेष राज्य का दर्जा देने के बजाय नरेंद्र मोदी बिहार और आंध्र प्रदेश के विकास के लिए अतिरिक्त मदद दे सकते हैं। कुल मिलाकर नरेंद्र मोदी भी जानते हैं कि सरकार अलायंस की है, गठबंधन की है, और नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू राजनीति में नए नहीं हैं। उन्हें भी केंद्र सरकार की सीमाएं मालूम है, इसलिए इस तरह के मुद्दों पर टकराव होगा, इसकी गुंजाइश कम है। सरकार के गठन से पहले बीजेपी चुनाव नतीजों की समीक्षा करेगी, खासतौर पर उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में सीटों की संख्या कम क्यों हुई, कहां कमी रह गई, इस पर विचार किया जाएगा। कल की मीटिंग के लिए योगी आदित्यनाथ और देवेंद्र फडणवीस समेत दोनों राज्यों के बाकी नेता भी दिल्ली पहुंच चुके हैं। सबसे ज्यादा चिंता यूपी को लेकर है, क्योंकि अयोध्या और उसके आसपास की 4 सीटें भी बीजेपी हार गई। जबकि अयोध्या में राम मंदिर बना, पूरे शहर का कायाकल्प हो गया, इसके बाद भी इस इलाके में चुनाव हारना बीजेपी के लिए बड़ा सेटबैक है। समाजवादी पार्टी और दूसरे दलों के नेता इसे इशू बना रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि अयोध्या में विकास के नाम पर लोगों के घर तोड़े गए, जमीनें छीन ली गई, कई पीढ़ी से वहां रह रहे लोगों को मुआवजा नहीं मिला, और जब मौका मिला तो जनता ने वोट के जरिए अपनी नाराजगी जाहिर कर दी। अयोध्या की जनता का मैं धन्यवाद देता हूं। अयोध्या की जनता का दुख दर्द आपने भी समय समय पर देखा होगा। उन्हें जो उम्मीद थी वहां की जनता को, जिस तरह के सरकार का कामकाज था, लोगों को मुआवजा नहीं दिया सही जमीन का, लोगों के साथ अन्याय किया, आपने मार्केट की कीमत से जमीनें नहीं ली उनकी। जब लैंड एक्विजिशन करने के लिए आप चले तो आपने दबाव बना करके, झूठे मुकदमे लगा करके उनसे जमीन छीन ली। न जाने कितने व्यापारियों को आपने दुख संकट पहुंचाया जो 100 साल से रह रहे थे, 100 साल से लोग रह रहे थे। ऐसे भी परिवार हैं जो अपनी गाय भैंस के साथ, जानवरों के साथ 100 साल से रह रहे थे, आपने उन्हें उजाड़ दिया। आप किसी पुण्य काम के लिए आप गरीबों को उजाड़ रहे हैं। तो इसीलिए मैं समझता हूं अयोध्या और आसपास की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मतदान किया है। फैजाबाद की सीट से चुनाव जीत कर आए समाजवादी पार्टी के नेता अवधेश प्रसाद ने कहा कि प्रभु राम को भी बीजेपी का अहंकार पसंद नहीं आया। अयोध्या के लोगों का दर्द उनसे भी नहीं देखा गया। अवधेश प्रसाद पासी जाति से आते हैं। चुनाव के दौरान उन्होंने नारा दिया था, न मथुरा न काशी, अयोध्या में सिर्फ अवधेश पासी। अवधेश प्रसाद ने कहा, बीजेपी के नेता राम को लाने का दावा कर रहे थे, इसलिए जनता ने बीजेपी को सबक सिखाया। जहां तक हराने का सवाल है, हमने नहीं हराया। इस क्षेत्र की देवतुल्य जनता ने, उन्होंने हराया है, हमने नहीं हराया। और इसलिए हराया है कि भारतीय जनता पार्टी के राज में परेशानियां रही हैं, लोगों को तकलीफें बढ़ी हैं, लोगों के घर को ढहाया गया है, मुआवजा नहीं दिया गया है, परेशान किया गया है। और ऐसे जगह पर जहां मर्यादा पुरुषोत्तम राम के राज की एक परिकल्पना थी, दैविक भौतिक तापा राम राज का न व्यापा, उस समय ये कल्पना थी। आज भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन की सरकार है, कितनी परेशानियां बढ़ गई। ये बात कितनी अखरने वाली है और चुभने वाली बात है कि ये राम को लाए हैं। यू कैन बिलीव, क्या ये देश बिलीव करेगा, विश्वास करेगा कि राम के लाने वाले लोग हैं? ये राम के लाने वाले नाम नहीं है, राम के नाम पर व्यापार करने वाले लोग हैं, राम के लाने वाले लोग नहीं हैं। और अगर ऐसा होता तो केवल फैजाबाद ही नहीं,
यही सीट नहीं, फैजाबाद मंडल की सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी हारी है। अवधेश प्रसाद चुनाव जीत कर आए हैं, उन्हें ऐसी सारी बातें कहने का पूरा पूरा हक है। बड़ी बात यह कि फैजाबाद से अवधेश प्रसाद के खिलाफ बीजेपी के उम्मीदवार लल्लू सिंह थे और लल्लू सिंह ने ही कहा था कि 400 सीटें मिली तो बीजेपी संविधान बदलेगी। उनका यह बयान बीजेपी को भारी पड़ गया। सोशल मीडिया पर इसे खूब घुमाया गया। अयोध्या से 100 किलोमीटर दूर संत कबीर नगर की सीट पर भी बीजेपी की हार हुई। संत कबीर नगर से निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद के बेटे प्रवीण निषाद एनडीए के उम्मीदवार थे। आज संजय निषाद ने कहा, ओवर कॉन्फिडेंस और बड़बोले बयानों ने माहौल खराब किया। संविधान में बदलाव और आरक्षण को लेकर बीजेपी के कुछ नेताओं ने जिस तरह के बयान दिए, उससे डर पैदा हुआ, जिसे विपक्षी पार्टियों ने भुना लिया। और कुछ न कुछ उत्साह में हमको लगता है कि सबके जीत रहे हैं तो कुछ उदासीन हो गए, कुछ निष्क्रिय हो गए। हमको लगता है दूसरा विषय कि जो कुछ नेताओं ने कुछ ऐसे बयान दे दिए आरक्षण के मुद्दे पर, जिसको विपक्ष ने नैरेटिव सेट किया और नैरेटिव सेट करके उसको कैश कराया सिस्टम से, और नॉन जाटो जितने भी दलित थे 23% में, उनको उन लोगों ने मूव करा लिया और पिछड़ी जातियों में भी मूव कराकर उन लोगों ने इसका लाभ उठाया। इसके वजह से आ गया। और कुछ टिकट उकट जिसको नहीं मिला था उन लोगों ने उदासीनता और निष्क्रियता दिखाई। निषाद पिछली जातियों के नेता हैं, इस मामले को अच्छी तरह समझते हैं। बीजेपी के नेता भी दबी जुबान से ये मानने लगे हैं कि अब की बार 400 पार का नारा बैकफायर कर गया। योगी कैबिनेट में मिनिस्टर जयवीर सिंह ने कहा, लोगों के अंदर विरोधी दलों ने यह मैसेज भेज दिया कि आरक्षण खत्म करने और संविधान बदलने के लिए ही बीजेपी 400 सीटें मांग रही है। चाहे वो हम लोगों के नारे को, जो 400 पार का हमारा नारा था, उसको उन्होंने इस तरह प्रस्तुत करने का काम किया कि भारतीय जनता पार्टी वाले 400 से ज़्यादा सीटें इसलिए देश से जनता से मांग रहे हैं कि वो देश का संविधान बदलना चाहते हैं, वो आरक्षण खत्म करना चाहते हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान को खतरा पैदा हो गया है। इसको उन्होंने जगह जगह प्रचारित करके आम भले सीधे साधे मतदाताओं के मन में एक खौफ, एक डर का वातावरण बनाने में झूठे प्रचार के आधार पर सफल हो गए। यूपी में बीजेपी की इतनी सारी सीटों पर हार की कोई एक वजह नहीं है। सब अलग अलग बातें कहते हैं। जयवीर सिंह कह रहे हैं कि आरक्षण को लेकर विपक्ष ने भ्रम फैलाया, इसकी वजह से पार्टी हारी। लेकिन साध्वी निरंजन ज्योति, जो केंद्र सरकार में मंत्री थी, उनका कहना है कि आपसी झगड़ों की वजह से उनकी हार हुई। लगातार 2 बार फतेहपुर से जीत हासिल करने वाली इस बार समाजवादी पार्टी के नरेश उत्तम से हार गई। साध्वी निरंजन ज्योति ने कहा कि उन्होंने फतेहपुर में जो विकास के काम शुरू करवाए थे, उन पर पिछले कुछ दिनों में ब्रेक लगा दिया गया। इससे जिन लोगों ने मोदी की मुहिम में रोड़े अटकाने का काम किया, उनकी पहचान करके उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि फतेहपुर में जो काम हमने शुरुआत की थी उसमें कहीं ना कहीं विराम जरूर लगा है, और ऐसा लग रहा है कि फतेहपुर, यदि मैं सदर की बात करूं, मुझे लग रहा है कि सर्वाधिक काम फतेहपुर सदर में हुआ है। चाहे मेडिकल कॉलेज हो, केंद्रीय विद्यालय हो, पाइपलाइन गैस हो, सीवर लाइन का पैसा स्वीकृत करवाना हो, इन्हीं काम की दृष्टि से फतेहपुर में जो हुआ है, मुझे लग रहा है कि उसमें कहीं ना कहीं ब्रेक लगा है। जिन लोगों ने मोदी जी के इस मुहिम में रोड़े अटकाए हैं, उनको जरूर चिन्हित करके ऊपर बात करेंगे। बीजेपी के जो नेता चुनाव हारे हैं, वो अपने अपने हिसाब से हार के कारण गिना रहे हैं। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के जो नेता जीते, वो अपनी जीत की अलग तरह की वजह बता रहे हैं। लेकिन अगर चुनाव के नतीजों का एनालाइज किया जाए, पुराने ट्रेंड से कंपेयर किया जाए, तो मोटे तौर पर एक बात जरूर सामने आती है कि जातिगत समीकरणों को ध्यान में रखा जाना चाहिए था। न किसी एक बयान के कारण बीजेपी हारी,
न किसी एक मुद्दे के कारण। मोटी बात यह कि इस बार कैंडिडेट्स के सिलेक्शन में अखिलेश यादव बीजेपी पर भारी पड़े। अखिलेश ने जातिगत समीकरणों का, कास्ट का, लोकल फैक्टर्स का पूरा ध्यान रखा और बीजेपी उम्मीदवार के खिलाफ मजबूती से लड़ने वाले उम्मीदवारों को टिकट दिया और वो जीते। जैसे अयोध्या के आसपास 4 सीटें बीजेपी हारी और यह बड़ी बात है। इसके अलावा सुल्तानपुर, मछली शहर, चंदौली, सीतापुर ऐसी कई सीटें हैं जहां बीजेपी की हार का कारण उम्मीदवार का सिलेक्शन था। अब सीतापुर में तो अखिलेश यादव ने 3-3 बार लोगों को टिकट देने की ऑफर दी, वो नहीं लड़े और मजबूरी में जिसे लड़ाया वो जीत गया। कुछ लोगों का यह कहना है कि बीजेपी ने ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह चौहान जैसे नेताओं को साथ लिया जिन्हें पब्लिक ने रिजेक्ट कर दिया था, बल्कि उन्हें मंत्री बनाया। उनका सरकार के साथ दिखना बीजेपी के लिए हानिकारक सिद्ध हुआ और ऐसे बहुत सारे कारण हैं। जैसे जैसे डिटेल सामने आती जाएंगी, यूपी की हार का मामला और भी साफ होता जाएगा। हालांकि यूपी से आज अखिलेश यादव को टेंशन में डालने वाली खबर भी आई। रामपुर से समाजवादी पार्टी के टिकट पर जीते मुहिबुल्लाह नदवी ने आजम खान को लेकर ऐसी बात कह दी जिसे लेकर सियासत गर्मा गई। मुहिबुल्लाह नदवी से रिपोर्टर ने पूछा कि रामपुर आजम खान का गढ़ है, वो समाजवादी पार्टी के फाउंडर मेंबर हैं, आजकल जेल में हैं, क्या आप आजम खान से मिलने जेल जाएंगे? तो मुहिबुल्लाह नदवी ने न सीधे सीधे हां कहा न इनकार किया, लेकिन ऐसी बात कह दी जो समाजवादी पार्टी के नेताओं को चुभ गई। नदवी साहब ने कहा, किसी को जेल तभी भेजा जाता है जब उससे जाने अनजाने कोई गलती होती है, ऐसे में उसके लिए दुआ के अलावा और कुछ नहीं किया जा सकता। जेल कोई जन्नत नहीं होती, सुधार गाह होती है। न जाने जाने अनजाने में क्या गलतियाँ होती है, इंसान जाता है उसमें, तो दुआ की जा सकती है और उससे। मैं आपको बता दूं कि प्रॉब्लम कहां है। ये वही मुहिबुल्लाह नदवी हैं जिन्हें रामपुर से टिकट देने का आजम खान ने विरोध किया था। इसके बावजूद अखिलेश यादव ने नॉमिनेशन का वक्त खत्म होने के कुछ घंटे पहले मुहिबुल्लाह को रामपुर का टिकट दे दिया। इसको कॉम्पनसेट करने के लिए अखिलेश यादव ने मुरादाबाद से सिटिंग एमपी एसटी हसन की जगह आजम खान के कहने पर रुचि वीरा को मैदान में उतारा। दोनों उम्मीदवार चुनाव जीत गए, लेकिन आज जब मुहिबुल्लाह का कमेंट सामने आया तो रुचि वीरा नाराज हो गई। उन्होंने कहा कि मुहिबुल्लाह नदवी को यह नहीं भूलना चाहिए कि जिस समाजवादी पार्टी के टिकट पर वो चुनाव जीते हैं, आजम खान उसके फाउंडर मेंबर हैं और पार्टी में उनका बड़ा योगदान रहा है। तो यहाँ के कैंडिडेट के बारे में भी मुझे सुनने को मिला कि वो आजम साहब के बारे में कुछ बयानबाजी कर रहे हैं। देखिए, वो आज जो एमपी बने हैं या जो मैं एमपी बनी हूँ वो पार्टी की वजह से बने हैं और आजम खान साहब उस पार्टी के फाउंडर मेंबर हैं। पार्टी को बनाने में और पार्टी को यहाँ तक पहुँचाने में उन्होंने अपनी खून पसीना से इस पार्टी को सींचा है, तो उनको भी धन्यवाद करना चाहिए। मेरी तरफ से मुबारकबाद है, वो भी एमपी बने हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं भूलना चाहिए कि वो पार्टी की वजह से चुनाव जीते हैं और पार्टी में आजम खान साहब का बहुत बड़ा कुर्बानी है। आजम खान के वाइफ तंजीम फातिमा ने भी मुहिबुल्लाह नदवी के बयान पर सख्त नाराजगी जाहिर की। तंजीम फातिमा ने कहा, मुहिबुल्लाह नदवी ने जो बात कही है वो ठीक नहीं है, लेकिन उनकी बात से लगता है कि उन्हें जेल जाने का काफी एक्सपीरियंस है। उन्हें भी मैं मुबारकबाद देती हूँ जो जीते हैं, लेकिन जो कुछ वो कह रहे हैं वो अच्छा नहीं है और जो उन्होंने अपने बयान दिए हैं उसमें उन्होंने कहा है कि जेल जो है वो सुधार गृह है। ऐसा लगता है कि उन्हें जेल जाने का बहुत गहरा तजुर्बा है और वो पहले जेल जा चुके हैं। रामपुर से समाजवादी पार्टी के एमपी, पुराने एमपी आजम खान को लेकर जो बात कही गई वो आजम खान के परिवार को, उनके समर्थकों को चुभने वाली तो है। यह बात सही है कि अखिलेश ने आजम खान की इच्छा के खिलाफ मुहिबुल्लाह नदवी को टिकट दिया था। उस वक्त आजम खान के सपोर्टर्स ने मुहिबुल्लाह नदवी का विरोध किया था, उन्हें नॉमिनेशन करने से रोकने की कोशिश भी की थी। अब मुहिबुल्लाह नदवी उसी का हिसाब बराबर करने में लगे हैं,
लेकिन वो ये भूल रहे हैं कि आजम खान भले ही जेल में हो, लेकिन वो समाजवादी पार्टी के फाउंडर मेंबर हैं और समाजवादी पार्टी में मुसलमानों के सबसे बड़े नेता हैं। हैरानी की बात यह कि अब तक अखिलेश यादव ने मुहिबुल्लाह के बयान पर खामोशी साधी हुई है और ये बात आजम खान की वाइफ फातिमा को काफी बुरी लगी। अब बात करते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में चुनाव के नतीजों का इफेक्ट महायुति में दिखाई दे रहा है और महाविकास अघाड़ी में भी। देवेंद्र फडणवीस ने तो कल ही इस्तीफे की पेशकश की थी। आज इसी तरह का असर अजीत पवार की पार्टी में दिखाई दिया। शरद पवार के गुट की तरफ से दावा किया गया कि चुनाव नतीजे आने के बाद अजीत पवार गुट के 17-18 एमएलए शरद पवार के पास वापस लौटना चाहते हैं। आज शरद पवार और अजीत पवार दोनों नेताओं ने अपनी अपनी पार्टियों के नेताओं की मीटिंग की, लेकिन बड़ी बात यह कि अजीत पवार के विधायकों की जो मीटिंग हुई उसमें उनके गुट के 5 एमएलए गैर हाजिर रहे। इसके बाद शरद पवार गुट के नेताओं ने फिर दावा किया कि अजीत पवार के कई विधायक उनके संपर्क में हैं। जयंत पाटिल ने कहा वो नंबर तो नहीं बता सकते, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि कई एमएलए पार्टी में लौटना चाहते हैं, लेकिन उन्हें वापस लेने या न लेने का फैसला 9 जून को नेशनल एग्जीक्यूटिव की बैठक में किया जाएगा। बहुत लोगों का मूड बदल गया है और अलग अलग वक्त वो मेरे संपर्क में है और हमारे कोई निर्णय नहीं हुआ है, इसलिए हम पार्टी के अंदर बात करेंगे। थोड़ा सा 9 तारीख को हमारी भारत के राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद चंद्र पवार पार्टी की एक्सटेंडेड वर्किंग कमेटी की मीटिंग 9 तारीख को होने वाली है और 10 तारीख को हमारा फाउंडेशन डे 10 जून को हम मनाने वाले हैं। उसमें ये सारे विचार उनके सामने रखने पड़ेंगे। हालांकि जयंत पाटिल के दावे को अजीत पवार की एनसीपी के नेता सुनील तटकरे ने सिरे से खारिज कर दिया। तटकरे ने कहा कि सारे विधायक और नेता अजीत पवार के नेतृत्व में एक साथ हैं, असेंबली इलेक्शन मिलकर लड़ेंगे। सुनील तटकरे ने कहा उनके पास तो यह खबर है कि शरद पवार के खेमे के कई नेता सोनिया गांधी से अपॉइंटमेंट मांग रहे हैं ताकि वो कांग्रेस में शामिल हो सकें। कोई जाने वाले नहीं है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सभी आमदार दादा के नेतृत्व के साथ, विश्वास के साथ वहाँ पे रहने वाले हैं। मैंने एक बयान बीच में दिया था, कई लोग वहाँ पे कांग्रेस के जाने के लिए तैयार हैं। सोनिया जी की वो अपॉइंटमेंट मांग रहे थे। मुझे उसके बारे में और ज़्यादा जानकारी नहीं है, जब मिलेगी तब आपके साथ बात करूँगा। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीत दादा के नेतृत्व पर पूरा भरोसा विश्वास रखकर आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए तैयार हो जा रही है। अजीत पवार के खेमे में अनरेस्ट तो है, क्योंकि अजीत पवार की पार्टी के 2 ऐसे नेता जो चुनाव से पहले शरद पवार के पास लौट गए थे, उन्हें बड़ा फायदा हुआ। इनमें से एक अजीत गुट के विधायक नीलेश लंके हैं, जिन्होंने अजीत पवार का साथ छोड़ा। शरद पवार ने उन्हें अहमदनगर वेस्ट से टिकट दिया और वो चुनाव जीत गए। दूसरे बजरंग सोनावले हैं। सोनावले चुनाव से पहले अजीत पवार के साथ थे, बीड से चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन जब ये सीट बीजेपी के कोटे में चली गई तो उन्होंने पाला बदल लिया। शरद पवार ने उन्हें बीड से उम्मीदवार बनाया और सोनावले ने पंकजा मुंडे को हरा दिया। असेंबली इलेक्शन करीब है, ऐसे में अजीत कैंप के कई नेताओं और विधायकों को यह डर लग रहा होगा कि कहीं शरद पवार का साथ छोड़ने से उनकी सीट न चली जाए, उन्हें नुकसान ना हो जाए। ऐसे में पार्टी को जोड़े रखना, बचाए रखना अजीत पवार के लिए बड़ी चुनौती होगा। हिमाचल प्रदेश की मंडी सीट से चुनाव जीती फिल्म स्टार कंगना रनौत पर आज चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर हमला हो गया। कंगना रनौत एक लेडी कांस्टेबल ने थप्पड़ मार दिया। ये महिला सीआईएसएफ की कांस्टेबल है और चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी स्टाफ के तौर पर तैनात थी। आज दिल्ली आने के लिए कंगना रनौत ने चंडीगढ़ एयरपोर्ट से फ्लाइट पकड़नी थी। जब वो सिक्योरिटी चेक से गुजर रही थी, तभी कुलविंदर कौर नाम की इस लेडी कांस्टेबल ने कंगना को थप्पड़ मार दिया। बाद में कंगना ने एक वीडियो स्टेटमेंट जारी करके कहा
कि जिस तरह पंजाब में हिंसा और उग्रवाद बढ़ रहा है उसको लेकर वो चिंतित हैं। लेडी कांस्टेबल को सस्पेंड करके उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है और उसके खिलाफ कोर्ट ऑफ इंक्वायरी भी होगी। आज चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे जो हादसा हुआ वो सिक्योरिटी चेक के साथ में हुआ। वहां पे मैं सिक्योरिटी चेक करके जैसे ही निकली तो दूसरे कैबिन में जो महिला थी, जो सुरक्षा कर्मचारी थी सीआईएसएफ की, उन्होंने उनके पास या उनको क्रॉस करने का इंतजार किया और साइड से आकर जो है मुझे मेरे फेस पे हिट किया और गालियां देने लगी। और जब मैंने उनको पूछा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया तो उन्होंने कहा कि वो फार्मर्स प्रोटेस्ट को जो है वो सपोर्ट करती हैं और आई एम सेफ, बट माई कंसर्न इज कि जो आतंकवाद और उग्रवाद पंजाब में बढ़ रहा है, हाउ डू वी हैंडल दैट? थैंक यू। इस घटना का दूसरा पक्ष भी सामने आया। सीआईएसएफ की लेडी कांस्टेबल का एक वीडियो सामने आया जिसमें वो ये बता रहे हैं कि उन्होंने कंगना रनौत को थप्पड़ क्यों मारा। इसने बयान दिया था ना कि 100 रुपए के लिए बैठी है तो मैं ये बैठेगी वहां पे, मेरी माँ बैठी थी उस टाइम जब इसने बयान दिया था। ये तो साफ हो गया कि कंगना रनौत पर हाथ उठाने वाली महिला वो थी जिसकी जिम्मेदारी पैसेंजर को सुरक्षा देने की है। और ये सही है कि वो कंगना रनौत के किसान आंदोलन को लेकर दिए गए विचारों से नाराज हो गई थी। नाराजगी हो सकती है, संवेदनाएं भड़क सकती हैं, किसी की बात से दिल पर चोट लग सकती है, लेकिन परिस्थितियां जो भी हों, उन पर या किसी पर इस तरह का हमला अनुचित है, नाजायज है। अगर हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग भावनाओं के आधार पर, संवेदनाओं के आधार पर इस तरह से हमला करने लगेंगे तो एनार्की मच जाएगी। ऐसी अनुशासनहीनता ने कई बार देश का बड़ा नुकसान किया है। हम कैसे भूल सकते हैं कि संवेदनाओं के आधार पर, भावनाओं में बहकर सिक्योरिटी गार्ड्स ने हमारी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी पर गोलियां चला दी थी। वो देश के लिए शहीद हो गई थी। इस एक्शन को देश कभी माफ नहीं कर सकता। इसीलिए जो लोग सिक्योरिटी फोर्सेस में हैं उनकी ट्रेनिंग अनुशासन की होती है, अपनी भावनाओं और संवेदनाओं को काबू में रखने की होती है। किसी एक व्यक्ति की वजह से पूरी की पूरी फोर्स बदनाम हो जाती है। लेकिन भावनाओं के आधार पर इस तरह के हमले को किसी को जस्टिफाई नहीं करना चाहिए। जो हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण था। फिलहाल एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद मैं आपको दिखाऊंगा क्रिकेट स्टार ऋषभ पंत पर आपकी अदालत में जो मुकदमा चलाया गया उसकी एक झलक। लाइफ बिल्कुल ठीक ठाक चल रही थी, आपने खुद ही ब्रेक लगाने की कोशिश की। 30 दिसंबर की रात पूरा देश ने देखी। एसयूवी भी थी, स्पीड भी थी, ऋषभ को नींद भी आ रही थी, पूरा सामान तैयार कर लिया था आपने। फर्स्ट टाइम ऐसा लाइफ में हुआ कि एक्सेप्ट कर लिया था कि यार अब बच नहीं सकते। स्टार क्रिकेटर ऋषभ पंत आपकी अदालत में शनिवार रात 10 बजे। और अब मैं इंडिया टीवी के उन सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने काउंटिंग डे के दिन इंडिया टीवी का स्पेशल इलेक्शन शो देखा। जितनी भारी मात्रा में दर्शकों ने उस दिन इंडिया टीवी की कवरेज देखी वो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। इसी दिन 4 जून को मैंने काउंटिंग के दौरान इंडिया टीवी के दर्शकों से 3 आसान सवाल पूछे थे। अब वक्त है उन सभी 20 लकी विनर्स के नामों के ऐलान का। वो विनर जिन्होंने सही जवाब दिए और 1-1 लाख रुपए का इनाम जीता। इन सभी लकी विनर्स को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। इंडिया टीवी के व्यूअर्स ने तो नाम जीत लिया,
टीम इंडिया के स्टार बैटर और विकेट कीपर ऋषभ पंत ने भी कहा है कि इस बार वो वर्ल्ड कप लाने के लिए पूरी जान लगा देंगे। भारतीय क्रिकेट टीम के ड्रेसिंग रूम में जोश का माहौल है। सारे प्लेयर्स मतभेद भूलकर तिरंगे के लिए खेल रहे हैं। वर्ल्ड कप के लिए रवाना होने से पहले मैंने ऋषभ पंत को आपकी अदालत में इनवाइट किया था। इस शो में ऋषभ पंत की हाजिर जवाबी कमाल की थी और वहां बैठी ऑडियंसेस ने उसे बहुत अप्रिशिएट किया। 9 जून को पाकिस्तान के साथ होने वाले मैच के बारे में ऋषभ पंत ने कहा कि पाकिस्तान के साथ होने वाला मैच बड़ा होता है, टेंशन होती है, पर जब यह पता चलता है कि 140 करोड़ हिंदुस्तानी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं तो हौसला बहुत बढ़ जाता है। ऋषभ पंत ने बताया कि बैटर और विकेटकीपर के तौर पर जब उन्हें महेंद्र सिंह धोनी से कंपेयर किया जाता है तो वो बहुत परेशान हो जाते हैं। माही से उनकी तुलना अब भी की जाती है, लेकिन अब उन्होंने प्रेशर लेना सीख लिया है। ऋषभ पंत महेंद्र सिंह धोनी की कितनी रिस्पेक्ट करते हैं, इसकी झलक आपकी अदालत में दिखाई दी। इसमें से दो है, पॉजिटिव नेगेटिव बहुत है। पॉजिटिव में बोलूँ तो इतने बड़े लेजेंड से आपको लोग कंपेयर कर रहे हैं, और नेगेटिव बोलूँ तो सर क्यों करते हैं मेरे को तो ये समझ में नहीं आता। बिकॉज कोई इतने साल से खेल रहा है इंटरनेशनल क्रिकेट और इतना लेजेंडरी कोई है, आप एक बच्चे को जिसको 5-7 साल हुए हैं क्रिकेट स्टार्ट करे हुए, ऐसे कंपैरिजन होना ही नहीं चाहिए ना सर। बिकॉज मेरा एक चीज़ मानना है सर, हर इंडिविजुअल अलग होता है और बट कुछ चीज़ें होने में टाइम लगता है, उसको ग्रो होने देना चाहिए। जिस भी डायरेक्शन में वो जा रहा है उसको हेल्प ज़रूर करनी चाहिए अगर लोगों को लगता है, बट हर इंडिविजुअल को एक उसकी कई बार मैंने देखा जैसे मोहाली में एक स्टंपिंग मिस हो गया सर। मोहाली का तो सर अभी तक याद है एक्चुअली मेरे को, तो मैं 20-21 ईयर्स का था सर, तो मोहाली में एक विकेट कीपिंग कर रहा था, माई भाई खेल नहीं रहे थे उस समय, तो एक स्टंपिंग मिस हो गया सर वहाँ पे और पूरा क्राउड वहाँ पे चिल्लाने लग गया धोनी धोनी। सर अभी उनसे तो प्यार है ना मेरा, मतलब मैं कोई ऐसे थोड़ी ना सोच रहा हूँ कि यार ये रिप्लेसमेंट। कुछ लोग सर कुछ डिसीजन होते हैं जिसमें आपका कोई से नहीं होता, बट एज अ प्लेयर मैं आया हूँ, ऐसा लगता है दूसरी कंट्री के लिए खेल रहा था और बच्चा था सर, उस समय इतना छोटा था, उस समय इतना प्रेशर था, बट सर अब समझ में आता है कि उसने प्रेशर लेना सिखा दिया ऐसी सब चीज़ों ने, तो उससे भी लर्निंग मिली, बट सर बहुत एक्सट्रीम प्रेशर। ऋषभ पंत के साथ आपकी अदालत का यह पूरा शो आप देख सकेंगे शनिवार रात 10 बजे। अगले दिन संडे को इंडिया पाकिस्तान का मैच है। ऋषभ पंत ने पाकिस्तान की टीम के बारे में, अपनी फिटनेस को लेकर पाकिस्तान के प्लेयर्स के कमेंट्स के बारे में बहुत इंटरेस्टिंग बातें बताई। आपकी अदालत में ऋषभ पंत ने बताया कि वो फील्ड में प्रेशर को दूर रखने के लिए क्या क्या करते हैं, कौन से गाने गाते हैं और कैसे दूसरे प्लेयर्स को परेशान भी करते हैं। क्या भैया इतना तो मैं सर सोचता ही नहीं। हॉस्पिटल में जब मैं लेटा हुआ था तो जो मांगा सब दे दिया सर। एक फेवरेट फूड बड़ा मुश्किल है बताना, मोमोज, चिली पनीर, जो अच्छा मुंह में टेस्ट आया सब खा लो। यार ये तो अनहेल्दी है, थोड़ा अच्छा खा ले ना, इतना खराब क्यों खा रहा है। वैसे टेंशन मत लो, ये भी कर दूंगा। जिद्दी होना तो सर बचपन से ही होना चाहिए, बिकॉज बाद में आके तो आप हिसाब किताब लगा रहे होते हो। खराब खलास मेंटली किल करा तो सर क्रिकेट में वैसे ही हो जाता है काम। बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है ये सर। अरे यहाँ से सब कुछ इन्फॉर्मेशन पक्की है। स्टार क्रिकेटर ऋषभ पंत आपकी अदालत में शनिवार रात 10 बजे।